वगैरह चाहिए। गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप लोग? तो आखिरी सेगमेंट होगा ये सिक्योरिटी है? अभी और है? अच्छा, मुझे लगा कि सबके हो चुके हैं, मैं ही बचाऊं। हम्म। तो चलिए, हम लोग सुरक्षा के बारे में 4 सवाल हैं और उन 4 सवालों पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या है? कितने लोगों से सवाल देखें और बन जा रहे हैं? बन जा रहे हैं, आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी है? वेरी गुड। तो चलो फिर भी मैं करवा देता हूं आपको। पहला सवाल है ये, समझाइए कि नार्को आतंकवाद संपूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर आया है। वेरी गुड। नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित उपायों पर सुझाव दीजिए, ये सवाल है। इसका मतलब है कि अब आपको बताना है कि नार्को आतंकवाद क्या है। पहले तो इसका अगर हम आंसर फॉर्मेट करें, दूसरे पेज में कर दूं, उत्तर प्रारूप। तो इसमें सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि नार्को टेररिज्म क्या है? नार्को आतंकवाद। आपको याद हो कि मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बताया होगा कि इस समय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद के बीच में गठजोड़ हो रहा है। याद आ रहा है? वेरी गुड। तो पहले आप नार्को आतंकवाद के बारे में बताइए, फिर नार्को आतंकवाद से उत्पन्न खतरे क्या क्या हैं, क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, और फिर उन्मूलन के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई है। के लिए रणनीति एवं उठाए गए कदम। बिल्कुल आसान सा सवाल है, इतने पार्ट में यह प्रश्न जाएगा। तो नार्को आतंकवाद संगठित अपराध का एक पार्ट है। संगठित अपराध को परिभाषित करते हुए भी आप इस उत्तर को लिख सकते थे। और विगत कुछ वर्षों से नार्को टेररिज्म, नार्को एक आतंकवाद का रूप धारण करता चला जा रहा है। उसके कारण आप बता दीजिए कि क्यों ऐसा होता चला जा रहा है, नार्को टेररिज्म का रूप क्यों धारण करता चला जा रहा है। तो आप इन खतरों में यहीं पर, जैसे एक तो आप नार्को आतंकवाद को परिभाषित करते हुए और इसके आतंकवाद का रूप धारण करने के कुछ कारण बताइए। कारण में आप ये बता सकते हैं कि भारत गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट से मिला जुला है, जिसमें वहां पर जो टेररिज्म होता है या वहां जो मादक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वो भारत के पास तस्करी किए जाते हैं। और इससे एक दोहरे संचलन का मार्ग खुलता है। उधर से ये आते हैं, हमारे यहाँ पर बिकते हैं, बिकने से जो पैसा कलेक्ट होता है वो पैसा वहां जाता है, वहां से AK-47 खरीदा जाता है, वो यहाँ के आतंकवादियों को। तो हो गया नार्को टेररिज्म। तो
कारण में एक तो आप गोल्डन ट्रायंगल प्लस गोल्डन क्रीसेंट, ये यहां पर है। गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार में मादक पदार्थों का उत्पादन इस वर्ष बहुत ज्यादा बढ़ा है। 2023-24 में 60% का ग्रोथ है, 60% वहां पर उत्पादन बढ़ गया है। और जब इतनी मात्रा में उत्पादन बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हरकतें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, और उधर पाकिस्तान। तो एक कारण हमारे यहां पर ये है। और दूसरा कारण, आप जो भी इसके सीमाएं हैं वो असंतुष्ट हैं सीमावर्ती क्षेत्र में। आप दोनों जगह देख लीजिए, एक तो कश्मीर बॉर्डर में आप देख लेंगे तो वहां भी समस्या है, और यहां देख लेंगे नॉर्थ ईस्ट में तो वहां पर भी समस्या है। इसके बाद बहुत तमाम तरीके की स्थितियां बन रही हैं, यहीं पर आप बता सकते हैं। दो तीन बातें ही बताना है, ज्यादा एक्सप्लेन तो आप कर नहीं पाएंगे। नार्को टेररिज्म में जो नार्को सप्लाई है या सप्लाई चेन, वो बहुत आसान होती चली जा रही है, हो रही है ना। जैसे आप डार्क नेट के माध्यम से आजकल नार्को बढ़ रहा है। पहले क्या होता था कि नार्को के तस्कर सप्लाई करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन डार्क नेट है, सॉफ्ट मार्केटिंग हो गई है, तो इस तरीके से ये बढ़ता चला जा रहा है। ये कुछ बताते हुए, और फिर इससे हमारे देश में कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, उन खतरों को आप लिख दीजिए। बताइए कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो रहे हैं हमारे यहाँ पर। ड्रग स्मगलिंग से चुनौतियां कौन कौन सी उत्पन्न हो रही हैं। यहां पर एक और आप बता सकते हैं, समुद्री मार्ग, यहां से भी हो रहा है ना। और फिर आप बता दीजिए खतरे। अब खतरे जब हमें बताना है तो हमें यह देखना होगा कि किन किन क्षेत्रों में ऐसे खतरे उत्पन्न हो रहे हैं जो टेररिज्म की स्थिति को बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये, हमारे यहां पर आएंगे अगर तो हथियार खरीदे जाएंगे। उन हथियारों का प्रयोग कहां किया जाएगा? आतंकवाद को फैलाने में, मतलब आपकी आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को नष्ट करने में इनका काम होगा। एक दो तरफा संचलन मार्ग के तौर पर यह आ रहा है। तो एक तो खतरा है हमारा कि आंतरिक सुरक्षा में बाधा उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद युवाओं को नशे की आदत लग रही है। जब युवाओं को नशे की आदत लगेगी तो क्या वो अर्थव्यवस्था में काम करने के लिए उपयुक्त रहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी समस्या है। जो नशे करके लोग जाएंगे, क्या वो कानून व्यवस्था को मानेंगे? लॉ एंड ऑर्डर का संचालन करना, तो लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं वो मान रहे हैं तो भी आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? तो एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर यह है। इसके बाद डिप्लोमेसी। अब इस टेररिज्म में एक तो आंतरिक सुरक्षा आ गई, फिर इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, कानून व्यवस्था को नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। आप स्वास्थ्य क्षेत्र में, इससे डिप्लोमेसी कूटनीति को नुकसान हो रहा है। कूटनीति को कैसे नुकसान हो रहा है? क्योंकि जो टेररिस्ट तस्करी करके भारत आएगा, अब भारत से वो बाहर तस्करी कर रहा है, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इन सब देशों में जब वो जाएगा भारत के माध्यम से, तो वहां पर लोग क्या करेंगे? भारत के प्रति डिप्लोमेसी उनकी खराब होगी या नहीं होगी? तो ऐसे तमाम तरीके के साइकेडेलिक इफेक्ट आ रहे हैं आजकल। साइकेडेलिक इफेक्ट का मतलब है कि हम मादक पदार्थों के माध्यम से लोगों की मनोदशाओं को परिवर्तित कर रहे हैं। मति भ्रम, ठीक है ना। साइकेडेलिक का मतलब होता है कि मति को भ्रमित कर दिया, और जब आपने उस व्यक्ति की मति को भ्रमित कर दिया, वो बहुत बड़ा एक पैट्रोनिज्म था उसके अंदर, राष्ट्रभक्ति की भावनाएं रखता था, लेकिन आपने उसे मादक पदार्थ दे दे करके और फिर अपनी बातों को वहां पर फैलाया। सल्फी विचारधारा के आधार पर आपने काम करना शुरू किया या कुछ इस तरीके के काम किए, तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब वो आपका ही अपना है, वो किसके अनुकूल चलना शुरू कर देगा? जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके आधार पर काम करना शुरू कर देगा, तो जिससे हमारे देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचेगा या नहीं? तो ऐसे कुछ बातें आप यहां पर बताते जाइए कि क्या क्या स्थितियां हैं। समाज में सांप्रदायिक वैमनस्यता को बेपैदा करने में काम करेगा। अब फिर आपको बता देना है कि इसके उन्मूलन के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए। तो मैंने आपको बहुत सारे कदम बताए होंगे जो जो हमने उठाए। सबसे पहले तो हमने
एनडीपीएस कानून बनाया था, नार्को साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया। 1986 में वो काम करना शुरू हो गया। तो एक तो एनडीपीएस कानून है हमारे पास, उसकी चर्चा जरूर करना है आपको, क्योंकि ये हमारे पास पहला कानून था। एनडीपीएस 1985 बनाया, फिर आपने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी बनाया 1986 में, ये काम करने लगा। अब ये बताते हुए आप फिर और काम बता दीजिए, जैसे अभी हमने पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया है। पेट्रोलिंग में स्मार्ट फेंसिंग को लेकर के आए हैं, जिसमें म्यांमार बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर हमने काम किया। समय समय पर एनडीपीएस नियमों को हमने परिवर्तित भी किया। वर्ष 2021 में हमने इनको और ज़्यादा सशक्त किया। बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको हमने एनडीपीएस नियमों के दायरे में रख दिया। इसके बाद हमने कुछ डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन भी किया, जैसे हमने ड्रग फ्री इंडिया मूवमेंट चलाया। उस ड्रग फ्री इंडिया मूवमेंट के तहत ब्रिक्स का सहयोग ले रहे हैं, एससीओ का सहयोग ले रहे हैं, बिम्स्टेक का सहयोग ले, ये सब होगा आपकी किताबों में, आपके नोट्स में ये सारी चीजें होंगी। बिम्स्टेक का कोऑपरेशन ले रहे हैं हम। इन सब के साथ में मिल करके हम ड्रग फ्री इंडिया कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके बाद हमने 2020 में ब्रिक्स एंटी वर्किंग ग्रुप बनाया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए। अभी रिसेंटली हमने भारतीय तटरक्षक बल को श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, इन सभी देशों के तटरक्षक बलों से समुद्र से होने वाली तस्करी को रोकने का काम करने के लिए सतर्क किया। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग ले रहे हैं, जैसे एनजीओ है, एनजीओ बहुत सारे काम कर रहे हैं और उनका सहयोग प्राप्त करके हमने एक त्रिस्तरीय रणनीति बनाई है। त्रिस्तरीय रणनीति में 3 स्तर हैं। एक, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेंगे, उनके व्यवहारिक क्रियान्वयन को बढ़ाएंगे, और एक, उनको कैसे इवैल्यूएट किया जाए, कैसे ऑडिट किया जाए कि हमें ये काम करने से क्या क्या फायदे हो रहे हैं, उनको हम देखेंगे। अभी हाल ही में जुलाई 2024 में हमने एक पोर्टल शुरू किया है, मानस। तो परीक्षा तो चूंकि अभी हो रही है, तो जुलाई में मानस शुरू हो गया था। पोर्टल मानस शुरू किया है। उस मानस के तहत आप कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, उन सबको उस पोर्टल के माध्यम से आप दर्ज करवा सकते हैं। हमने एक ऑपरेशन चलाया है, स्पंदन। स्पंदन, उस ऑपरेशन के माध्यम से काम हो सकता है। जो अभी नारकोटिक समन्वय केंद्र है ना, 2016 में हमने स्थापित किया था, तो जुलाई 2024 में उसकी 7वीं बैठक हुई, जहां पर आपने एक मानस पोर्टल शुरू किया है और एक स्पंदन अभ्यास करना शुरू किया है। तो ये कुछ हैं जो आपको यहां पर लिख देना है कि इतना इतना काम हमने किया। इन सभी को, एक तो आपका ये वैधानिक प्रोविजन हो गया, दूसरा आपका क्रियान्वयन के स्तर पर हो गया। ज्यादा अच्छा होता है कि जब आप सिस्टमैटिक रहें अपने उत्तर में, और इसके बाद आप कूटनीतिक। तो आपने तीनों दृष्टिकोणों से ले लिया, कानून बना लिया, कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं आपके पास जो काम कर रही हैं, जैसे मैक है, मैक जो मल्टी एजेंसी सेंटर्स हैं वो काम कर रहे हैं, निदान काम कर रहा है, मानस काम कर रहा है, स्पंदन काम कर रहा है, ये सब क्रियान्वयन के स्तर पर काम कर। फिर डिप्लोमेटिक स्थिति पर आपने ब्रिक्स है, एससीओ है, बिम्स्टेक है, इन सब देशों के साथ में, इन सब ग्रुप्स के साथ में काम करना शुरू किया। ठीक है ना? बस कितना आसान सा सवाल है। तो ऐसा लिखते हुए आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूड करते हुए आप बता दीजिए कि अगर आपके पास डेटा है कि क्या सफलता मिली हमें इस तरीके से नार्को टेररिज्म को रोकने में, क्या हमें सफलता मिली, तो उन आंकड़ों को ध्यान रखिए। गृह मंत्रालय वो आंकड़े जनरेट करता है, और वो आंकड़े आप, अगर आपके पास हैं तो उनको लिख दीजिए, और अगर नहीं है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। आंकड़ों का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन है अगर, तो आप ठीक लिखें। होना सही चाहिए। आंकड़े जो भी प्रयोग किए जाएं वो कैसे हो, वो आंकड़े सही हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि 2004 से 2013 तक जो नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे, 2004 से 2013 तक, अब चूंकि गृह मंत्रालय ये जनरेट कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकारों का इफेक्ट वहां पर रहता है।
1.52 लाख किलोग्राम जनरेट किए थे। 1.52 लाख किलोग्राम अफीम, कोकीन और ये सब जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं। 2014 से 2024 तक 5.43 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ हमने जब्त किए हैं, जिनकी कीमत अगर आप देखेंगे तो पहले 2004 से 13 के बीच में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, अब इसमें गवर्नमेंट का इफेक्ट नजर आ रहा होगा आंकड़ों में, तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है, आप कंपेयर ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम सरकारों के राजनीतिक दलों से तो बचना चाहेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या है कि आंकड़े हमें यही प्रयोग करने हैं और ये गृह मंत्रालय जनरेट करता है। तो गृह मंत्रालय क्या देखेगा? वो अपनी सरकार को ज़्यादा मजबूत देगा। तो आंकड़े सही होते हैं, लेकिन राजनीतिक वॉल्यूम मतलब लिखने में तरीका क्या होता है, वो राजनीतिक है। इसलिए आप देखो डेट 2004 से 13 14 से 24 डेटा आंकड़े आपको नजर आ रहे होंगे ना कि कैसे निर्धारित किए गए हैं। 2004 से 13 1.52 लाख किलोग्राम, 2014 से 2024 5.43 लाख किलोग्राम, जिसकी कीमत 22,000 करोड़ रुपए की है। 22,000 करोड़ रुपए के आपने मादक पदार्थ, ये आप लिख दीजिए, कोई आवश्यक नहीं है आप लिखें या ना लिखें। हो जाएगा सवाल? हाँ, आपका सुझाव पूछा है ना, आपका सुझाव पूछा है, आप सुझाव दे दीजिए इसमें। आप सुझाव आप क्या देंगे, वही मैं आपको बता रहा हूं कि आप सुझाव क्या देंगे कि किस किस तरीके से इसमें काम करना चाहिए। तो एक तो आप खुफिया जानकारी को और ज्यादा मजबूत करें, तो तीसरे नंबर पर आप यहां पर सुझाव देते हुए कंक्लूड कर देना है आपको। ये उठाए गए कदम मैंने बता दिया आपको, और फिर सुझाव देते हुए आप इसका निष्कर्ष निकाल दीजिए। सुझाव में क्या करेंगे हम? खुफिया जानकारी को हमें काम करने की जरूरत है, साझा करने की, जिसमें हमें नेट ग्रिड बनाना है और हम उस नेट ग्रिड को बना चुके हैं। दूसरा, हमें तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, जैसे आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ा रहे हैं। तकनीकी क्षमताएं अगर हमारी बढ़ जाएंगी तो इससे और अच्छी स्थिति आएगी। आपूर्तिकर्ता स्रोतों पर हमें नियंत्रण करने की जरूरत है। स्मार्ट फेंसिंग को हम बढ़ाएं ताकि पाकिस्तान बॉर्डर से और म्यांमार बॉर्डर से होने वाली तस्करी ना हो पाए, वो सुझाव आप लिख दीजिए। नारकोटिक्स के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता, उड़ता पंजाब दोबारा ना बने, भविष्य में उड़ता बिहार बन जाए, उड़ता उत्तर प्रदेश बन जाए, तो ये उचित नहीं होगा। तो जो यंग्स हैं, युवा हैं, उनके अंदर नारकोटिक्स के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए, उन्हें बताया जाए कि ये बातें ठीक नहीं है, इससे आप समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और सजा का प्रावधान भी होना चाहिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस तरीके के सुझाव देते हुए आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। ठीक, तो एक सवाल आपका ये हो गया। इस बार बहुत सरल सरल से सवाल रहे हैं। इसके बाद एक और सवाल हम लेते हैं। ये डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ में, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन संदर्भ में संदर्भ तथा प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब आपको पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बताना है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के बारे में आपको बता देना है कि 2023 में ये हम लेकर के आए और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हमने करे। प्रोविजंस में बहुत सारे क्षेत्रों में लागू करने का है कि कहाँ कहाँ ये प्रोटेक्शंस लागू होगा, किस किस तरीके से लागू होगा। इसमें प्रावधान ये किया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति के डेटा को कब प्रोसेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको उससे परमिशन लेनी होगी। किस सिचुएशन में परमिशन लेनी होगी? अगर वो व्यक्ति का कोई डेटा ऐसा है जो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था को क्षति पहुंचाता है, तो परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, राज्य उसे प्रोसेस कर सकता है। अगर उस व्यक्ति का डेटा प्राइवेट है, उसका निजी है, जिससे अन्य किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचती है, तो आप उसे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, वो आपका अपना है। प्रयोज्यता के लिए कहां भंडारण किया जाएगा, ये सब प्रोविजन कानून में है। मतलब कुल मिलाकर के कानून याद होना चाहिए आपको
कि कहां कहां किन किन क्षेत्रों में ये एप्लीकेबल है, कहां एप्लीकेबल नहीं है। जन सहमति को ध्यान में रखा गया है कि सहमति के आधार पर आप काम करेंगे। डेटा प्रिंसिपल्स मतलब वो व्यक्ति जिसका डेटा है उससे आपको पूछना हो। डेटा प्रिंसिपल किसको कहते हैं? जिसका डेटा है, जैसे आपके अपने निजी डेटा है ना कुछ, उनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है आपको, राइट टू प्राइवेटाइज, आपको राइट टू प्राइवेसी है। उस प्राइवेसी के आधार पर आप अपने निजी डेटा को प्रोटेक्ट करिए। निजता का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आपको देता है ना? देता है। और कौन कौन सा अनुच्छेद देता है? पूरा का पूरा भाग 3 देता है आपको। हाँ, पूरा का पूरा भाग 3 देता है, जिसमें स्पेशली आर्टिकल 19, 21 ये आपको देते हैं। तो डेटा प्रिंसिपल का अधिकार है। डेटा डिफ्यूसरी के बारे में क्या क्या कानून बनाए गए हैं, ये सब आपको यहां पर बता देना है। और डेटा प्रोटेक्शंस के लिए हम क्या क्या काम करें, विदेशों में हमारे प्रोटेक्शंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम देश में कैसे डेवलप करें। और फिर आप, क्योंकि बिल्कुल 2023 के संदर्भ में जिसको याद होगा वो कर पाएगा, जिसे नहीं याद होगा वो नहीं कर पाएगा। तो साधारण सा सवाल है, ना तो इसमें कोई इंट्रोडक्शन है ना कोई कंक्लूजन है। सीधा सीधा सवाल कैसा है? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के संदर्भ में प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो कंक्लूजन करते समय आपको अपना हुनर बताना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप इसको लिख देंगे तो उसे लगेगा कि सबने ऐसा ही लिखा है। आप में क्या कुछ क्षमता है कि आप आईएएस बनने के लायक हैं? ठीक, तो आप कुछ अपने वक्तव्य यहां पर देंगे कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अच्छा है, डेटा प्रिंसिपल को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के तहत राज्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो अपने डेटास का या अपनी गोपनीयता का पालन देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को ध्यान में रखते हुए कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आप सुझाव दे दीजिए कि डेटा प्रोटेक्शंस कानून तब तक ठीक ढंग से व्यवहारिक नहीं हो पाएगा जब तक हमारे यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड संस्थाओं को विकसित नहीं कर लिया जाता है। अभी आप देखिए, ना तो हमारे पास प्रॉपर डेटा स्टोरेजेस है कि कहां हम विदेशों में जाकर के अपना डेटा स्टोर करते हैं, तो आप प्रोटेक्ट करने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? डेटा फिड्यूसरी के बारे में आपको काम करना है। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि कोई भी आपके डेटा का फोन, कोई भी फोन आ जाता है कि लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कैसे आ जाता है, कहां से ये डेटा गया, किस तरीके से आपको, तो इसके बारे में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहयोग लेने की आवश्यकता है। मतलब ये साधारण सा कानून है बिल्कुल। अब एक सवाल और आया है जो थोड़ा सा ठीक ठाक है। ये एक तीसरा सवाल, और ये क्या कह रहा है? भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। ठीक, एक पार्ट प्रश्न का यह हो गया। सीमा के साथ परस्पर विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए, दूसरा पार्ट हो गया। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास कार्यों का उल्लेख कीजिए। बॉर्डर मैनेजमेंट को जोड़ दिया है, और मैंने आपको हर देश के बारे में कौन कौन सी समस्याएं हैं वो अलग से बताई हैं, याद है? तो अब आप यहां पर कौन कौन से बताएंगे? चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान से ही शुरू की, पाकिस्तान के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इस उत्तर को फॉर्मेट करने में कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 19। 19 नंबर है ना? तो सबसे पहले आप आंसर प्रारूप, यहां पर आप ये बता दीजिए कि पाकिस्तान और चीन सीमा, पाकिस्तान और चीन सीमा के साथ दीर्घकालिक अशांत और अनेक विवाद बने हुए हैं। तो पाकिस्तान और चीन सीमा
में अशांति एवं विवाद है। ये दोनों बताना है आपको। अब अशांत तो है ही, अशांति और विवाद के कारण क्या है, यहां आप अलग अलग समझ लीजिए, एक साथ भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में क्या क्या समस्या है, पाकिस्तान में युद्ध है ना, और युद्ध के साथ साथ सीमा विवाद है, सीमा विवाद के साथ नदी जल विवाद है। दोनों चीजें बताना है, अशांति एवं विवाद, नदी जल विवाद है, ये तो हो गए विवाद, ठीक है ना। वहां पर लैंड पैसेज डिस्प्यूट्स भी हैं, कश्मीर पर वो दावा करता है, कच्छरन पर वो दावा करता है, सियाचिन ग्लेशियर पर वो दावा करता है। तो आप यहां पर नदी जल विवाद के साथ साथ भौगोलिक विवाद भी है, या सीमा क्षेत्रगत विवाद, क्षेत्रीय विवाद है। और फिर आप अशांत, इस काम के लिए वो क्या क्या करता है, अवैध आप्रवासन है ना, आप्रवासन है, और घुसपैठ है, आतंकवाद है, संगठित अपराध है, वैचारिक जटिलताएं है, या वैचारिक उन्माद है। ये सारी चीजें तो पाकिस्तान बॉर्डर में है, क्लियर। अब आप बात आ जाती है कि चीन में क्या क्या है, तो यहां मैं आपको चीन बता देता हूं कि ये चीन में क्या क्या है। अब चीन में आप देखो, युद्ध है, एनक्रोचमेंट है, हमारी भूमि पर कब्जा करने की, मतलब खरोंचने की नीति है या नहीं है, फॉर 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, तो अतिक्रमण की है, सैनिक दृष्टिकोण से स्टैंड ऑफ है, सैन्य स्टैंड ऑफ है, मतलब हमारी सेनाएं एक दूसरे से भिड़ जाती हैं, जिसमें आपने 2017 में डोकलम में देखा, गलवान में देखा, पेंगोंग सो में देखा, चुमार में देखा, गलवान में देखा, ये सब जगहों पर हमारे स्टैंड ऑफ होते रहते हैं। तो ये सारी समस्याएं तो यहां पर हैं। इसके बाद नदी जल विवाद है, इसके बाद डंपिंग है, वैचारिक उन्माद है, अब आपको यहां पर संभालना क्या है, क्योंकि अगर आप अलग अलग लिखते हो तो वक्त ज्यादा लग जाएगा, तो आपके पास एक हुनर होना चाहिए कि कौन कौन से कॉमन बातें हैं। तो एक साथ लिख लीजिए कि अब चाइना में 2 चीजें आपको एक्स्ट्रा नजर आ रही हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, एक स्टैंड ऑफ, एक डंपिंग। अब पाकिस्तान के पास डंपिंग के लिए कुछ है ही नहीं, तो करेगा क्या, है ना। तो एक डंपिंग है, तो एक डंपिंग वो कर रहा है, एक है वैचारिक उन्माद में चीन माओवाद को फैलाने की कोशिश करता है, ये सल्फी विचारधारा को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको एक साथ लिख करके उदाहरण दे करके, उदाहरण के लिए सल्फी विचारधारा, माओवादी विचारधारा का प्रवेश करवाने की कोशिश की जाती है, ये करते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहां पर हैं। अब आपको इन प्रॉब्लम को देखते हुए प्रश्न का दूसरा पार्ट, ये हो गया विवादास्पद सीमा के साथ परस्पर विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। अब यहां पर आपने ये लिख दीजिए, तो विरोधी मुद्दे क्या क्या हैं उनको आप बता दीजिए, क्या क्या होंगे। सीमा पर झड़पें होती रहती हैं, युद्ध जैसी स्थितियां आ जाती हैं, वार्तालाप बंद हो जाता है,
ये सब चीजें यहां पर झड़पें, इन्हीं से निकाल करके हमने क्या क्या काम किया है। अब फिर तो दूसरे पार्ट में आपको यह बता देना है कि सुरक्षा चुनौतियों का, इससे हमें क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न होती, ऐसी स्थिति से उत्पन्न, स्थिति से उत्पन्न चुनौतियां बता देंगे क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, और फिर आपने इन चुनौतियों से दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं, उन कदमों को लेकर के प्रश्न फिक्स कर दिया है उसने कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम, एक तो बीएडीपी पर बताना है आपको, तो उठाए गए कदम, अब यहां पर दो कदमों पर ही आप फोकस करेंगे। एक तो बीएडीपी, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। अब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप फोकस रखेंगे सिर्फ चीन और पाकिस्तान पर, कि चीन और पाकिस्तान में हमने क्या क्या काम किया है। तो पाकिस्तान के साथ हम स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं या नहीं, वहां पर काम किया हमने। चाइना के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, सीमा संरचनाओं को विकसित कर रहे हैं। आपको मैंने बताया होगा कि 70 से ज़्यादा सड़कें बना दी, 8 लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए हैं हमने वहाँ पर, बहुत सारी सीमा सड़कें वहाँ बना रहे हैं। आदर्श ग्राम बनाने का काम कर रहे हैं, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम हम चला रहे हैं, वहाँ पर चला रहे हैं ना, समुदायों की भागीदारी कर रहे हैं हम, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सब काम कर रहे हैं। सेना को सशक्त कर रहे हैं, विशेषकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने स्ट्रांग किया है। तो आप यहाँ पर सब बीएडीपी में इन सारी चीजें बता दीजिए। आदर्श ग्राम है, स्वास्थ्य है, शिक्षा अवसंरचनाओं को, मतलब सीमा अवसंरचनाएं और सामुदायिक अवसंरचनाएं, दोनों प्रोग्राम यहाँ पर आ जाएंगे। और दूसरा प्रश्न कह रहा है बीआईएम के लिए, बीआईएम मतलब सीमा अवसंरचना प्रबंधन। तो आपको बॉर्डर इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट, एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली बताई थी मैंने आपको, तो आप यहां पर बीआईएम बता दीजिए। बीआईएम में क्या था, जो परंपरागत सीमा प्रबंधन थी उसमें टेक्नोलॉजी को शामिल कर देता है, राइट। अब हमने यहां पर बहुत सारे काम किए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो सीमा प्रबंधन में तकनीकी को शामिल कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो परंपरागत सीमा प्रबंधन प्रणाली है वो भी है, और दूसरा हमने बॉर्डर इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट, एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली को शुरू कर दिया है। सीमा प्रबंधन, अब एकीकृत सीमा प्रबंधन में हमने तकनीकी के ही तहत आप देखिए कि स्मार्ट फेंसिंग है, राडार हैं, हीट सेंसर्स हैं, ऑटोमेटिक कैमराज हैं, ये सारे काम हम वहां पर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, और इसी को देखते हुए नहीं, क्योंकि मुन्ना पाकिस्तान चीन, इसने प्रश्न में फोकस कर रखा है सिर्फ कहां, चीन और पाकिस्तान। चीन वाले एंगल में तो हमारा समुद्र है नहीं, पाकिस्तान के एंगल में आप कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा समुद्र का है कच्छ रण के क्षेत्र में, ठीक है, तो आप वहां पर कर सकते हो। लेकिन उससे भारी भारी पॉइंट, जब कभी हमें ऐसा नजर आए कि क्या हम ये भी लिख सकते हैं, और लगे कि लिख तो सकते हैं, तो क्या वो इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि आपको बहुत सारे ज्ञान है, अब उस ज्ञान को तो पूरा नहीं आप उड़ेल सकते हैं ना, तो आप वहां ध्यान रखें कि क्या नहीं लिख सकते हैं। क्लियर, तो बस इतना ही लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न ने आपको बहुत कंसाइज कर दिया है, सीमित कर दिया है। उसने ये भी बता दिया है कि आपको बीआईएम के बारे में बताना है और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताना है, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में यहां पर नहीं बता पाएंगे। क्लियर, और सिर्फ किसके बारे में बताना है, चीन और पाकिस्तान के बारे में। ऐसा ही सवाल पिछले बार म्यांमार के बारे में आया था लगभग, तो ये सवाल आपका आसान हो गया ना, क्यों, कैसे, उसकी इस प्रश्न में जरूरत कहां है, आप ही मुझे बताओ। ना 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 ना, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, उसने छोड़ा ही नहीं कि आप ये लिख सकते हैं।
उत्तर लिखने में सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये देखना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और उतना ही बताना है। ठीक है ना? ज्यादा बताए तो ये नंबर कितने हैं, वो कहेगा कि जगह तो आपने ऊटपटांग चीजों को लिखने में रख दी। भाई हम जिसके लिए गए हैं हम उतना ही काम करें। आप उस जगह में और अच्छी चीज डाल सकते तो जो इससे रिलेटेड है। अब ये आंसर पूरा का पूरा फोकस है चीन, पाकिस्तान, BIM, BADP। इससे ज्यादा आप और कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो वहीं रहिए ना आप, उससे ज्यादा आपको लिखने का कुछ नहीं। अब लिखने के पूरा इंटरनल सिक्योरिटी यहां पर लिख सकते हैं, ऐसा है। लेकिन अगर हम लिखेंगे तो क्या हमें उससे फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दूसरे प्रश्न के समय को खा रहे हैं, है ना? तो यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है। तो कंक्लूड कर दीजिए। आप कंक्लूड करते हुए आप कुछ अच्छी शब्द लिखते हुए कि हमने ये सफलताएं प्राप्त कर ली हैं, उनको लिखते हुए आप बता दीजिए, ठीक रहेगा। एक सवाल और आया है आपका। हाँ, कश्मीर का मुद्दा आपको ये प्रश्न कहीं नजर आ रहा है कि पूछ रहा है? हम्म, अलग से आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ, क्या पूछना, प्रश्न क्या है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया है, हाँ? प्रश्न क्या है? हाँ, हम नहीं उठाते हैं। पाकिस्तान उठाता है कि कश्मीर में आप हमारे कश्मीर को ले रहे हो। कब उठाया? हाँ, वो कहता है कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान ये बोलता है यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर हमारा है। ना 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 ना, एकदम नहीं। ये तो बॉर्डर मैनेजमेंट का सवाल है, इसमें क्या जिक्र कर सकते हैं आप? इसमें कहीं जगह ऑप्शन ही नहीं है कश्मीर का को क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है। बस आपको उसके कुकर में बताने हैं कि वो क्या क्या कर रहा है ना? वो क्या कर रहा है वो बताना। UN में वो क्या कर रहा है उससे हमें क्या, इसमें लिखने का कोई अवसर नहीं है। यही यही सावधानी रखनी है उत्तर लिखते समय ना। अपने आप को यही, मैंने आपको हमेशा कहा है कि प्रश्न का बुलजाई देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है ना? और उतना ही लिखना है जितना वो पूछ रहा है। उससे ज्यादा आप लिखते हो तो दो तरीके से नुकसान होता है। एक नुकसान कि आप समय ज्यादा लगा रहे हो यहां पर, तो किसी और प्रश्न का समय आप खा रहे हो। ठीक है ना? और दूसरा, आप इस एग्जामिनर को इरिटेट कर रहे हो ऊटपटांग चीजें को पढ़ने के लिए। वो आपका उत्तर वैसे भी नहीं पढ़ना चाहता है। ठीक है ना? और ऊपर से आपने ऐसा कुछ लिख दिया जिससे वो और नाराज हो जाए। तो आप उसे खुश रखो, क्या बताता करके कि आपने जो पूछा था मैंने उतना ही बताया है और उसे ही मैंने अपनी अच्छी तरीके से बताना। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर वो ये सब मामले वो पूछ ही नहीं रहा है। प्रश्न, जब कमीशन प्रश्न पूछता है ना, तो कुछ प्रश्नों में आपको अवसर देता है कि आप अपना मत यहां पर प्रकट कीजिए, और वो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको देता है जहां पर आप लिख सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां उसने अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिया है। वो आपको ये, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न पर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपको, इस पर भी नहीं है। पहले वाले प्रश्न पर थी, जहां पर आप सुझाव प्रस्तुत कर सकते थे, वहां आपने दे दिया। ठीक। अब आते हैं हम चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या कह रहा है आपका? सोशल मीडिया एवं गोपित संदेश। गोपित संदेश का मतलब एनक्रिप्टेड, हम यहां से भेजते हैं और जिसको भेजते हैं वही पढ़ता है, बीच में कोई नहीं
पर जैसे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं ना आप, तो आपने जो भेजा आपको पता है और जिसने पढ़ा उसको पता है, इसके बीच में उसको डिस्क्रिप्ट नहीं किया जा सकता है। तो सोशल मीडिया एवं गोपित संदेश सेवाएं गंभीर सुरक्षा चुनौतियां हैं। एक पार्ट, सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं। इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का सुझाव दिया। यहां पर अब आपके पास अवसर है कि आप यहां पर बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले तो हम बताएंगे कि सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग होती क्या है। सोशल मीडिया का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, और जो गोपित मैसेज है वो वही व्यक्ति पढ़ सकेगा जिसको वो भेजा गया है। तो पहले आप इस उत्तर को लिखते समय आप ये बताइए कि सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेज मीडिया एवं गोपित मैसेजिंग मैसेज। दूसरे नंबर पर आपको ये बताना होगा कि इनके द्वारा कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, चैलेंजेस, क्योंकि प्रश्न ये मांग रहा है। तो इनसे उत्पन्न खतरे, फिर इनसे निपटने के लिए हमने उपाय कौन से किए हैं, इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का सुझाव भी दे। विभिन्न स्तर पर उपाय 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 और अन्य उपाय दो पार में। तो उपाय या उठाए गए कदम, कदम। अब कदम में आप दो परी, एक तो उठाए गए कदम और प्लस आप कुछ सुझाव दे दीजिए, क्योंकि प्रश्न आपको यह बता दे रहा है। सुझाव के साथ निष्कर्ष। निष्कर्ष इतने पार्ट में हो गया। अब यहां पर सोशल मीडिया और गोपित मैसेज को डिफाइन करिए। सोशल मीडिया क्या हो रहा है और इसका यूजेस क्या हो रहा है। आज जब से ई रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है और सोशल मीडिया पर लोगों का प्रेजेंस निरंतर बढ़ता जा रहा है। उसी पर रहते हैं, आप लोग भी हमेशा ही रहते होंगे, फेसबुक और ये सब। तो जितनी मात्रा में आप यहां पर रहेंगे उतनी ही मात्रा में आतंकवादी संगठनों को आतंकवाद को पॉपुलर डोमेन में ले जाने का अवसर प्राप्त होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी संगठन पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी, सल्फी विचारधारा या माओवादी विचारधारा, ये सब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके अपनी बातों को कॉमन पीपल तक पहुंचाएंगे। कॉमन पीपल के माध्यम से वो काम करना शुरू कर दें। तो बहुत सारी चुनौतियां आज उत्पन्न हो रही हैं, इसमें बता दीजिए क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं और अपना विचार वो डालते हैं किसी, और आप लोग वहां पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं और इसी से उन्हें यह पता चल जाता है कि आप हमारी विचारों को कितना पसंद कर रहे हैं। और ऐसे आपने किसी भी आतंकवादी संगठन को बार बार ऐसे देखा तो उसे पता चल जाएगा, वो फिर इनबॉक्स में जाकर के आपसे संपर्क करेगा और धीरे धीरे आप उसके विचारों में आते चले जाएंगे और आप राष्ट्र को छोड़ करके उस आतंकवाद का गुणगान करना शुरू कर देंगे। मॉब लिंचिंग किसके माध्यम से हो रहा है? सोशल मीडिया। क्या आपने एनआरसी के दौरान देखा, आपने सीएए के दौरान देखा या नहीं? भय पैदा किया जा रहा है समाज के अंदर, तमाम तरीके का भय किसके माध्यम से पैदा किया जा रहा है? सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये बहुत सारी सूचनाएं यहां पर
पैदा की जाती हैं, इनको आप कोट करते चले जाइए। मैंने बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन बताई क्या क्या हो रहा है। दुष्प्रचार किसी चीज का सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। कई बार आप देखते होंगे कि समाचार आपको मिला और उसमें कोई सच्चाई, और जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, एआई, तब से तो पता नहीं क्या हो रहा है, और कुछ भी बनाया और कहां पंप कर दिया, सोशल मीडिया में। ऐसे आपने पंप कर दिया कि, और बिल्कुल बढ़िया। अभी मैं एक सोशल मीडिया में देख रहा था कि एक व्यक्ति ने एक पोस्ट किया उसमें, और प्रधानमंत्री का फोटो था, घूंघट डाले हुए थे, और उसमें लिखा था मैं मणिपुर नहीं जाऊंगी। ठीक है ना। अब आप देखो कि कैसे कैसे स्थितियां बना रहे, इमेजिन करने वाले। ये तो चलो ठीक है भाई, आपने अपना मैसेज किसी तरीके से दिया, तो इसमें कोई असुरक्षा नहीं है। लेकिन कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ व्यक्ति हैं जो मांस के टुकड़े खा रहे हैं, मनुष्य का मांस है। अब वो कैसे बना, क्या फोटो खींचा था उसने मनुष्य का मांस खाते हुए? ये सब एआई के माध्यम से बना। भय पैदा कर दिया कि ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, डर पैदा कर रहे हैं समाज में। तो सोशल मीडिया आजकल आपके आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में भी काम कर रहा है। रातों रात मूवमेंट खड़ा हो जाता है। तो ये आपको बहुत सारी स्थितियां बनाएगा। मॉब लिंचिंग के ज्यादातर कारण सोशल मीडिया ही होता है। अचानक मैसेज फैला दिया जाता है और लोग एकत्र हो जाते हैं कि ये हो गया। इनको बता दीजिए। और फिर उठाए गए कदम क्या है? उठाए गए कदम, जैसे हमारे पास वर्ष 2000 में आईटी एक्ट बना, वहीं से आप शुरू करेंगे। उठाए गए कदम में हम कहां से शुरू करेंगे? आईटी एक्ट 2000, और 2008 में हमने इसको संशोधित किया था और इसे और ज्यादा व्यापक बनाया था। इसकी कुछ धाराएं भी अगर आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं। 66 है, 65 है, 66 ए है, 69 है। और अगर आप 66 ए लिखते हैं तो श्रेया सिंघल का केस जरूर लिखिए वहां पर, कि श्रेया सिंघल के केस में 66 ए को खत्म कर दिया गया था, लेकिन कुछ गाइडलाइंस वहां पर दी थी श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो मॉडरेट कंटेंट है उन्हें रखने का लोगों को अधिकार है। हर व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने वक्तव्य और अपने मत को रख सकते हैं। एजेंसियों को यह जांचना है कि वो वक्तव्य और मंतव्य देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, समाज में सद्भावना को तो नहीं बिगाड़ रहा है। यह जांचने का दायित्व किसका है? एजेंसियों का है। ये लोगों का दायित्व नहीं है। ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद हमें हमेशा कंटेंट मॉडरेशन पर काम करना चाहिए, सर्विलांस सिस्टम पर मजबूत रखने की आवश्यकता है। तो हमने बहुत सारी एजेंसियां बनाई हुई हैं, जैसे सर्ट इन है, शर्ट इन है। तो वो सारी एजेंसियां आप यहाँ पर लिखते जाइए। आईटी एक्ट के बाद से मैंने आपको 3 स्तर पर बताए होंगे: वैधानिक स्तर पर, क्रियान्वयन के स्तर पर, संस्थात्मक स्तर पर। बहुत सारी हमने एजेंसियां बनाई, वो सब आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। और ऐसा करते हुए आपको कंक्लूड कर देना है, इस समय हमें एआई का सहयोग लेकर के सोशल मीडिया पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। हमें बेहतर सहयोग स्थापित करना है, लोगों के अंदर जागरूक करना है। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को क्लास में भी कहता रहता हूं कि अपने फोटो वोटो मत डाला करो सोशल मीडिया में, मिसयूज होते हैं उनके, उसका कोई मतलब नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, आपका चेहरा भी बहुत अच्छा है, ये सबको दिखाने की जरूरत थोड़ी है। अपनों अपनों को दिखाओ। ठीक है ना। हमारे देश में सब इतने सारे देखने वाले। अब लोगों की आदत क्या बन गई, सुबह सुबह उठते ही पहले ऐसे इधर उधर मुंह टेढ़ा करके और उसको पंप कर देते हैं सोशल मीडिया में। ठीक है ना भाई। अगर आप अपने दोस्तों को दिखाओ, देखो हमको देख लो, हम बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो नहाया धोया और पहले क्या करते हैं, उसको पंप कर। कुछ लोगों की आदत होती है अपना सुख दुख सब कुछ कहां पंप करते हैं। अब आप देखो, एक बात समझो, आपने अगर कोई कष्ट अपना पंप कर दिया सोशल मीडिया में, वो हर साल आपको याद दिलवाएगा, दिलवाएगा कि नहीं?
आपने पता चला कि आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर एक्सपायर किए और आपने उनका फोटो तस्वीर कहाँ डाल दिया? सोशल मीडिया में डाल दिया, वो मृत शैया में लेटा हुआ है। वो हर साल आपको नजर आएंगे। क्या ये उचित बात है? कुछ मृत्यु भूलने के लिए होती है तो भुलाओ ना उसको। लेकिन आजकल लोगों की आदत क्या बन गई है? हाँ, मैं तो अच्छी मेमोरीज को बनाओ ना, अच्छी मेमोरीज बनाओ और उनको आप उसमें डालो, तो कैसा रहेगा? खराब मेमोरीज को डालने की क्या जरूरत है? और या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म तो है नहीं, कुछ ऐसा बनो जिससे लोग आपकी फोटो डालें, कैसा रहेगा? तभी अच्छा रहेगा ना। तो कुछ ऐसा बनो, उसके लिए आपको वक्त चाहिए होगा। तो सोशल मीडिया में उपयोगकर्ता को शिक्षित करने की जरूरत है, ताकि वो सही चीजों का प्रयोग करे, ठीक ढंग से उस पर काम करे। बस ये आपको लिख देना है सुझाव देते हुए कि हमें क्या करना है। एआई का प्रयोग बढ़ाना है ताकि सर्विलांस सिस्टम मजबूत हो जाए। लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई ऐसा दुष्प्रचार कर रहा है तो कॉमन पीपल अवेयर हो, कि वो शिकायत करे कि इस तरीके की व्यक्तियों के द्वारा। तो एक अवेयरनेस के स्तर पर बताते हुए आप सुझाव दे करके और इसको कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है ना? बस ये 4 सवाल थे, बहुत आसान आसान से सवाल थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच।